जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन एमसीक्यू को लगा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो है क्लाइमेटोलॉजी के 100 क्वेश्चन को देखा था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं ओशनोग्राफी के टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू कराने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस में जैसे होता है कि बहुत सारे जो है बच्चे से कहते हैं कि सर कुछ और टफ क्वेश्चन लाइए। क्वेश्चन के टफ या जो है सरल का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपका जो है कंसेप्ट क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड तैयार है या नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि आपके जो है कंसेप्ट की क्या होती है, रिवीजन होता है। अपना कंसेप्ट कितना तैयार कर पाए हैं, कितना भूल रहे हैं, मैटर ये होता है। इसलिए आपको जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं विद इन टाइम के अंदर, तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आज से शुरू करते हैं ओशनोग्राफी के। और ओशनोग्राफी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट हैज नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा तट है जो ऑप्शन में दिया गया है, उसमें जो कोस्ट है उसका वो क्या है, काफी नैरो है, ठीक है। कौन सा कोस्ट? कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, यानी जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है, किसके किनारे क्या है, बहुत ही सकरा होता है। ऑप्शन आपका है चाइना, कनाडा, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसमें आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो है, किसका जो तट है वो क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट का जो तट है, कोस्ट है, वो काफी क्या होता है, सकरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। यानी जो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, जो दक्षिण अमेरिका का आपका पश्चिमी तट है, ठीक है, उसका क्या है, कोस्ट काफी सकरा। इसका कंसेप्ट अगर आपको पता है कि कहां पर ये सकरा होता है, कहां पर ये चौड़ा होता है, तो आप आसानी से इस आंसर को कर पाए होंगे। ये सकरा कहां पर होता है, जिसके किनारे पर्वत पाए जाते हैं, जिस भी तट के किनारे, वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण नहीं हो पाता है। अब आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है पाया जाता है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन पाया जाता है, इसलिए इसका जो पश्चिमी किनारा है, इसका महाद्वीपीय मग्न तट काफी क्या है, सकरा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला असर्शन एंड रीजन का, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। असर्शन कह रहा है आपका कि इन द लो लैटिट्यूड सी वाटर इन द डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज। यानी ये कह रहा है असर्शन में कि जो आपका लो लैटिट्यूड जोन होता है, यानी आप इक्वेटर की तरफ बात कर लें और जो है ट्रॉपिकल रीजन की बात कर ले, तो कह रहा है कि जो लो लैटिट्यूड एरिया होते हैं, वहां पे जो सी होता है, यानी समुद्र का वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो बहुत गहराई में क्या है, ठीक है, डीप कोल्ड जोन डज नॉट फ्रीज, यानी गहराई में भी क्या होता है, फ्रीज नहीं होता है, जमता नहीं है। लो लैटिट्यूड एरिया में जो महासागरों का जल है वो गहराई में भी जमता नहीं है। कारण कह रहा है कि द डीप सी वाटर डज नॉट रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स हाई सैलिनिटी। कारण कह रहा है कि जो डीप सी वाटर है, यानी गहरे जो जलीय है, वो किसमें रिमेन अंडर इंटेंस प्रेशर, वो बहुत ही प्रेशर में नहीं रह सकते, बहुत ही उनको दबाया नहीं जा सकता है वाटर को, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही हाई सैलिनिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, विश्लेषण कर रहा है या नहीं कह रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि आपका जो लो लैटिट्यूड एरिया होते हैं, वहां पर गहराई में भी जो आपका वाटर होता है वो जमता नहीं है। लेकिन कारण बिल्कुल गलत दे रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, हाई सैलिनिटी होती है, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और जो जल होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि लो लैटिट्यूड एरिया में गहराई में जाने पर या हाई लैटिट्यूड में जो आपका सैलिनिटी होता है वो हाई नहीं होती, बल्कि क्या होता है, घटता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज राइट एंड आर इज क्या हो जाएगा, करेक्ट, जो है फॉल्स हो जाएगा। यानी ए ट्रू है, आर इज क्या है आपका, फॉल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है आपका, ठीक है, कि which one of the following sequence in the correct one in littoral zone from land to sea। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कह रहा है कि आपका
करेक्ट है किसमें, लैंड से अगर आप किसकी तरफ बढ़ते हैं, सी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर। बैक शोर का मतलब पश्च तट, फोर शोर का मतलब अग्र तट, नियर का शोर मतलब निकट तट, ऑफ शोर का मतलब तट से दूर। ठीक है, अगला है फोर शोर, बैक शोर, नियर शोर, ऑफ शोर। उसके बाद है ऑफ शोर, नियर शोर, फोर शोर, बैक शोर। अगला है नियर शोर, ऑफ शोर, बैक शोर, फोर शोर। तो इसमें आपको बताना है कि तट से अगर आप सी की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा इसमें क्रम इसे फॉलो करता है। ठीक है, तो कौन सा क्रम फॉलो करेगा, ए इज द राइट आंसर। क्या होता है बैक शोर, बैक शोर में क्या होता है कि तट से जब लहरें टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस आती है, उस स्थिति को कहते हैं बैक शोर। बैक से जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है टकराने के बाद, ठीक है, मूवमेंट करने के बाद, तो उसको बोलते हैं फोर शोर। फोर शोर के बाद होता है नियर शोर, और नियर शोर के बाद होता है ऑफ शोर, मतलब तट से काफी क्या चली गई, दूर चली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्या है पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि which one of the following is the correct average range of worldwide, ठीक है, वेरिएशन इन सी वाटर सैलिनिटी। आपको ये बताना है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूरे वर्ल्ड की अगर सैलिनिटी देखा जाए एवरेज रूप में, औसत रूप में, तो एक एवरेज सैलिनिटी पूरे वर्ल्ड की कितनी है। ऑप्शन ये है 34 से 37, 27 से 29, 37 से 39, 21 से 26। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है, ए इज द राइट आंसर। 34 से 37 पूरे वर्ल्ड की अगर एवरेज सैलिनिटी की बात किया जाए, औसत लवणता की बात किया जाए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 से 37 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है और बताना है, एक तरफ आपको ओशन ट्रेंच दिए गए हैं, एक तरफ उनकी गहराई दी गई है। ठीक है, तो टोंगा घाट, ठीक है, टोंगा घाट कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। तो टोंगा क्या है, सबसे गहरा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये इसका सबसे जो मिलाने का तरीका होगा वो हमारा सबसे गहराई वाले भाग में मिला देंगे। अब क्या एक मिलाने से देखिए कि आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ए का 3 केवल बी वाले ऑप्शन में है, यानी आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड, यानी चारों में से कोई भी अगर आप जानते हैं, जैसे मुझे ए का 3 पता था तो मैंने इससे क्या किया, एलिमिनेट करने का प्रयास किया, तो आराम से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यानी ऑप्शन क्या है, 3 4 2 1। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कुरिल का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिलीपींस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रोमांस का क्या हो जाएगा, 1760 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। जो कुरिल या कमचटका आपका जो ट्रेंच है वो कहां पर है, नॉर्थ पैसिफिक में है। फिलीपींस आपका कहां है, ये भी आपका पैसिफिक सागर में है। और रोमांस क्या है, रोमांस से जो आपका ट्रेंच है ये क्या है, साउथ अटलांटिक सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका सी 4 3 1 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टेंपरेचर इज करेक्ट, ठीक है, फॉर द एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सी वाटर इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सी। ये कह रहा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक जो महासागर हैं उसमें जल के जमने के लिए जो एक औसत तापमान है उसकी कितने की जरूरत होती है, जिसपे क्या होता है, आपका जो वाटर है अंटार्कटिक और आर्कटिक सी में वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से जम जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 2 डिग्री, 0 डिग्री, -2 डिग्री, -10 डिग्री। तो इसमें आपको बताना है कि आर्कटिक या अंटार्कटिक सी में जो आपका वाटर जमता है, फ्रीज होता है, तो उसके लिए एवरेज कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है -2 डिग्री। गलती से आप लोग 0 डिग्री मत लगाइएगा। 0 डिग्री तो एक नॉर्मल जो है क्या है, एक टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है जिसपे वाटर जमता है। लेकिन अंटार्कटिक या आर्कटिक सागर की बात किया जाए, महासागर की बात किया जाए, तो वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है जिसपे फ्रीज होता है वाटर वो कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन विद, ठीक है, ओशन वाटर सैलिनिटी। आपको चारों में से बताना है
कि किस जो है क्षेत्र में, रीजन में जो ओशन की पैलिटी होती है वाटर की, वो सबसे ज्यादा है, यानी महासागरीय लवणता जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन में है इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, सब पोलर, ठीक है, उपध्रुवीय क्षेत्र। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो महासागरों की औसत लवणता होती है वो किस रीजन में सबसे ज्यादा होती है। तो किस रीजन में सबसे ज्यादा होती है, वो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्यों इक्वेटर रीजन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर रीजन में तापमान तो बहुत अधिक होता है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है, वर्षा इतनी ज्यादा हो जाती है कि सैलिनिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है ये हाई प्रेशर का जोन है, और यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा से वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए जल तो चला जाता है और जो सैलिनिटी होती है वो बच जाती है, इसलिए यहाँ एवरेज सैलिनिटी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है अगर आप जोन वाइज बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग कराना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मैच कराते हैं। इसमें एक तरफ दिया हुआ है एलिमेंट्स दिया हुआ है, और इसकी तरफ एक तरफ क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है। इसको आपको इसकी डेंसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, एक आप अनुमान से भी इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसको किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे 2.9 से, ठीक है। इसके बाद जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी, आपके कॉन्टिनेंटल मार्जिन की होगी, ठीक है। यहां हम लोग चलिए इसे एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। और आपको पता है कि जो सी वाटर होता है इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसको हम मिला देंगे 1.03 से, क्योंकि इसमें 0.3 सबसे कम है। तो ए का 2 और बी का 4, ठीक है, ए का 2 और बी का 4, यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, या आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, अब इसमें क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो ए का 2 और बी का 4, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए का 2 और देखिए इसमें दोनों में क्या है, 2.4 है, ठीक है। तो आइए हम उसको, अब देखिए यहां से भी इतना करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी ए का 2 बी का 4, ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और एक है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब आपको बताया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जो सागरीय सतह है, सागरों का जो क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कह रहा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन वाला इलाका होता है जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, समुद्र से डूबा होता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए का 2, यानी 2413, ठीक है, 2413 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2413। 2413 का मतलब क्या हुआ कि आपका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर स्लोप एंगल ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होते हैं, आपके लास्ट में जो कॉन्टिनेंटल जो आपके क्या होते हैं, ट्रेंच होते हैं, क्या होते हैं, ट्रेंच होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, उसकी औसत क्या होती है, स्लोप कितनी होती है। ऑप्शन है 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 0 डिग्री। तो राइट आंसर क्या सही है, राइट आंसर है 6 डिग्री। जो इसका एवरेज स्लोप होता है, इसका कॉन्टिनेंटल स्लोप का वो कितना होता है, 6 डिग्री होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इन इंडियन ओशन बिटवीन 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 10 डिग्री लेटीट्यूड जोन, ठीक है, साउथ
द टेम्परेचर वेरिएशन इज अबाउट। ये कह रहा है जो आपका हिंद महासागर है उसमें अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ की बात किया जाए या 0 साउथ की बात किया जाए तो उन दोनों वेरिएशन है, अंतर है, वो कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो आपको बताना है कि दोनों में वेरिएशन होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, 1 डिग्री। यानी जो वेरिएशन होता है 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ हिंद ओशन में, सॉरी कहां पे दिया गया है ये, इंडियन ओशन में, और 0 से 10 डिग्री साउथ इंडियन ओशन में, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो कितना है, मात्र 1 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जनरल डेप्थ ऑफ एब्जल प्लेन वेरीज बिटवीन, यानी जो आपका एब्जल प्लेन होता है, महासागरीय गहरे मैदान होते हैं, वो वेरी करते हैं किस किस जो है गहराई में। ऑप्शन है 1000 से 6000 मीटर, 2000 से 6000 मीटर, 3000 से 6000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर। तो आपको बताना है कि जो महासागरीय जो मैदान होते हैं, ठीक है, जिसकी गहराई लगभग जो है 3600 मीटर से जो है क्या होती है, शुरू होती है, तो बैरी करते करते हैं 4000 से 6000 मीटर के बीच में क्या करते हैं, बैरी करते हैं। यानी कहीं पर 4000 से शुरू हो जाते हैं तो कहीं पर 4500 से भी ये क्या हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका आया हुआ एग्जाम में है, कई बार पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड एयर एट द सेम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि तापमान समान है, किसका, ओशियनिक वाटर का, महासागरीय जल का भी तापमान समान है। मान लीजिए 10 डिग्री है और 10 डिग्री तापमान है आपके हवा का, तो दोनों की डेंसिटी में अंतर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान तापमान पे महासागरीय धारा या महासागरीय जल और जो आपकी हवा है उसके तापमान में कितना क्या होता है, वेरिएशन होता है। ऑप्शन है आपका ओशन वाटर इज 800 टाइम्स मोर देन डेंसियर देन एयर। ये कह रहा है कि महासागरीय जल जो होता है वो 800 गुना ज्यादा घना होता है, डेंस होता है, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। दूसरे में कह रहा है कि महासागरीय जो जल है वो 600 टाइम्स ज्यादा जो डेंस है आपके एयर से। तीसरे में कह रहा है 400 टाइम डेंस है, और चौथे में कह रहा है 200 टाइम डेंस है। तो आपको बताना है कि समान तापमान पे महासागरीय जल और हवा के तापमान जो है, और हवा जो है उन दोनों में डेंसिटी में कितना क्या होगा, अंतर होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए इज द राइट आंसर। जो अगर समान तापमान पे देखा जाए तो जो आपका महासागरीय जल होता है वो आपके हवा से 800 गुना ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है। राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन। इस ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके पास विश्व का सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट यानी लंबा क्या है, कोस्ट लाइन है, तट रेखा है। ठीक है, जैसे भारत में सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है, तीनों में से कौन सा है। इसमें से बताना है, ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, कनाडा। इसी में से आपको बताना है कि चारों में से बताना है कि आपका जो तटीय क्षेत्र वाला जो तटीय कोस्ट लाइन है, ठीक है, वो विश्व में सबसे ज्यादा किसके पास है। विश्व में सबसे ज्यादा है आपके इंडोनेशिया के पास, लेकिन इंडोनेशिया ऑप्शन में ना होने का कारण इसका जो दूसरा जो सबसे ज्यादा तटीय लंबाई वाला देश है वो क्या है, कनाडा। ठीक है, क्या है, कनाडा। तो कनाडा क्या है, कनाडा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देखते हैं। ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको मिलान कर लेते हैं, जो भी सही होगा उसको हम ए मान लेंगे, ये लोग आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है एक तरफ ओशन का डेप्थ है और दूसरी तरफ दिया है थर्मल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है 0 से 500 मीटर ये सबसे ऊपरी सतह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सबसे गर्म होता है, इसको बोलते हैं वार्म लेयर यानी गर्म सतह। दूसरा क्या होता है, 500 से 1000 मीटर, क्या होता है, 500 से 1000 मीटर। तो 500 से 1000 मीटर गहराई पे जाने का तापमान तेजी से घटता है और उस लेयर को क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है, अब एक है कूल और एक है कोल्ड। कोल्ड का मतलब हो गया बहुत ठंडा और कूल का मतलब उससे थोड़ा सा कम। तो आप दोनों में अंदाजा लगा दीजिए, 500 मीटर से ज्यादा गहरा है तो ये गहरा है तो कोल्ड होगा, और ये है तो ये वार्म होगा। ठीक है, तो इसका जो
आप ये सही रहेगा, इसको ऑप्शन मान लेते हैं ए। ठीक है, क्या मान लेते हैं ए में हम लोग विकल्प ले लेते हैं 3 4 2 1। 3 4 2 1 इज द राइट आंसर ए। इसको हम मान लेते हैं, टाइपिस्ट से गलती होगी और यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाई आर प्लैंकटन मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पर देखेंगे जो प्लैंकटन पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंकटन की बात कर रहा है, तो जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं, ठीक है, जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसी ही आपको बताना। प्लैंकटन्स होते हैं, चाहे फाइटो हो या जू हो, क्योंकि यहाँ फाइटो शब्द नहीं दिया गया है। प्लैंकटन दो प्रकार के होते हैं, फाइटो और जो है जू प्लैंकटन। तो सबसे ज्यादा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण आपको बताना है। ड्यू टू देयर नैरोनेस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही क्या होते हैं, पतले होते हैं, नैरो होते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर सैलोनेस, वो बहुत क्या होते हैं कि उसको बोल सकते हैं सैलोनेस को उथले होते हैं। ड्यू हुआ कि वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जो महाद्वीपीय मंगल तट होते हैं, ये ऑल ऑफ द एबव, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी कारण है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, आपने पढ़ा है कि नैरो होते हैं, ठीक है, सैलो भी होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि वो बहुत रिचनेस होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर द मोस्ट फिशिंग। ठीक है, ये फिनिशिंग लिख गया है, इसको आप फिशिंग समझिएगा कि व्हाई आर द मोस्ट फिशिंग ग्राउंड्स फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कह रहा है कि जो दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो फिशिंग एरियाज होते हैं, जहां पर मछली बहुत ज्यादा पकड़ी जाती है, वो कहां पकड़ी जाती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, महाद्वीपीय मंगल तटों पर। तो इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स सैलो डेप्थ, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो गहराई होती है वो कम होती है, सैलो होते हैं। मोर पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट भरपूर मात्रा में आती है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स, यहाँ पर प्लैंकटन बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। ऑल ऑफ द एबव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इनकी सैलो डेप्थ होती है, इनमें जो है जो सनलाइट होता है इनकी गहराई कम होती है, इसलिए सनलाइट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर फाइटो और जू प्लैंकटन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसी फाइटो प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां आती हैं, और यहाँ पर मछलियां बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मारी जाती हैं, चाहे आप डॉगर बैंक की बात कर लें या आप बात कर लें जॉर्ज बैंक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड राइजेज, यानी जो कटक होते हैं और जो राइजेज यानी उभार होते हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रिजेज आर स्टीप, रिजेज जो है स्टीप स्लोप के होते हैं, ज्यादा जो है स्लोप उनका होता है। एंड राइजेज आर जेंटल, और राइजेज जो होते हैं उनका स्लोप थोड़ा सा जेंटल होता है। अगला है रिजेज आर जेंटल साइडेड एंड राइजेज आर स्टीप, जस्ट इसका अपोजिट। Ridges are found near margins, rises in open ocean, ठीक है, and ridges are geological order, ठीक है, older, and rises are geologically younger। इसमें बताना है कि द बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए इज द राइट आंसर। कि जो रिजेस होते हैं, ठीक है, जो कटक होते हैं, जैसे आप बात कीजिए मिड ओशियनिक कटक, तो इनका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, स्टीप स्लोप होता है। लेकिन जो राइजेस होते हैं इनका स्लोप जेंटल होता है, क्योंकि राइजेस का निर्माण किससे होता है, जो आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने देखा था ओशियोग्राफी में, जब हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे क्या होता है, टर्बिटी करंट के द्वारा, ठीक है, वहां पर क्या बनते हैं, ग्रैंड कैनियन, बहुत बड़े बड़े कैनियन बन जाते हैं, नैरो नैरो कैनियन बन जाते हैं, और इसी कैनियन में लगातार डिपोजिशन होने से क्या बनता है, एलुवियल फैन बनता है। और जब कई एलुवियल फैन आपस में मिल जाते हैं तो इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है, इसी पे क्या बन जाते हैं, आपके राइजेस बन जाते हैं। और राइजेस का जो स्लोप होता है काफी क्या होता है, माइल्ड होता है, कम होता है। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखकर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सबमरीन फैंस कंस्टिट्यूट अ लार्ज पार्ट ऑफ, यानी ये कह रहा है कि जो सबमरीन फैंस होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो ऑप्शन में दिया गया है, उसी से क्या है, संबंधित है, उसी से बना हुआ है, कंस्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, सबमरीन फैंस से। ऑप्शन है डीप सी फ्लोर सेडिमेंट, यानी जो गहरे सागर के नितल होते हैं, द मिड अटलांटिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, फ्रैक्चर इन द सी फ्लोर पे जो फ्रैक्चर होता है, और कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय, ठीक है, उभार, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल राइज। तो आपको ये बताना है कि सबमरीन फैंस होते हैं, क्या होते हैं, सबमरीन फैंस होते हैं। तो सबमरीन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब कई सबमरीन फैंस, जिसे एलुवियल फैन भी कहा जाता है, ठीक है, उसको सबमरीन कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो सागरों में बनते हैं। जब कई सबमरीन फैंस आपस में मिल जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, राइजेस का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका है डी, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द पोर्शन लैंड व्हिच इज सबमर्ज अंडर सी वाटर, यानी कौन सा ऐसा पोर्शन होता है महाद्वीपों का, लैंड का, जो क्या हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। कहां सबमर्ज हो जाते हैं, महासागरों में, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है एब्जल प्लेन कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं, गर्त कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, मग्न ढाल, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। कौन सा होता है, जो महाद्वीपों का भाग होता है और वो क्या कर जाता है, सबमर्ज कर जाता है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज डी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सागरों का किनारे वाला, सॉरी, महाद्वीपों का किनारे वाला भाग होता है जो किसी कारणवश क्या हो जाता है, सबमर्ज कर जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन है कि the area occupied by continental slope is how much % of the total ocean area, यानी टोटल ओशन एरिया, यानी सभी महासागरीय क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए कॉन्टिनेंटल स्लोप का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, तो उसका हिस्सा कितना है। यानी जितने भी आपके क्या हैं, लैंड फीचर्स हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, स्लोप, आपके ट्रेंच हो, उस सब में पूरे महासागरों में, पूरा विश्व के महासागरों में निकाला जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है, तो उसका परसेंटेज कितना है। ऑप्शन है 7.5%, 6.5%, 9.8%, 8.5%। तो आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो आपका जो एरिया है सभी महासागरों में वो कितना है। तो कितना है, डी इज द राइट आंसर, 8.5, यानी 8.5% अगर टोटल बात किया जाए तो इसका किसका हिस्सा है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द टोटल लेंथ ऑफ ओशन रिजेस इन द वर्ल्ड इज, यानी कह रहा है कि पूरे विश्व में अगर रिजेस की बात किया जाए, कटक की बात किया जाए, तो पूरे विश्व में कटक की लंबाई कितनी है महासागरों में। ऑप्शन है 84,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर, 54,000 किलोमीटर, 74,000 किलोमीटर। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन को भी क्या किया गया है, बीच बीच में इसमें शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, 84,000 किलोमीटर, ठीक है। यानी पूरे विश्व में जो कटकों का वितरण है उसकी लंबाई कितनी है, 84,000 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ द ओशन डीप्स, ओशन डीप्स का मतलब हो गया ट्रेंच, यानी जो ट्रेंच की ओशन में उत्पत्ति होती है, एज एट्रीब्यूटेड टू द डॉट डॉट व्हिच हैव प्रोड्यूस्ड द माउंटेन्स, यानी ये कह रहा है कि जो ओशनिक ट्रेंच की उत्पत्ति होती है वो इनमें से किसका गुण है, किस हैं जो बाद में क्या होते हैं, माउंटेन्स को बनाने में भी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं या रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एक्सोजनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल, इंडोजनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, डायस्टोफिक मूवमेंट, ठीक है, डायस्टोफिक मूवमेंट होता है, या प्लेट कोलिजन, प्लेटों के टक्कर के कारण। तो आपको बताना है कि जो ओशन के डीप होते हैं, ट्रेंच किससे बनते हैं, जो कि बाद में क्या बनाते हैं, माउंटेन्स भी बनाते हैं। तो ट्रेंच का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े हुए हैं कि फॉर्मेशन क्या होता है कि जब एक प्लेट जो भारी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि दूसरे प्लेट जो हल्की प्लेट होती है उसके नीचे सबडक्ट होती है, तो सबडक्ट के कारण यहीं पर क्या बनते हैं, बड़े बड़े ट्रेंच बनते हैं, और इसी के कारण प्लेटों के कोलिजन के कारण क्या बनते हैं, आपके जो माउंटेन्स हैं वो भी बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट कोलिजन, क्या हो जाएगा, प्लेट कोलिजन इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं 20
23 कह रहा है आपका कि इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन द मिड अटलांटिक रिज इज रिलेटिवली वाइडर एंड फॉर्म्स द ब्रॉड प्लेटू कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो आपका अटलांटिक ओशन है, ठीक है, सॉरी अटलांटिक महासागर में जो कटक है आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जो अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक कटक है, ठीक है, कुछ इस आकार का है, इस आकार का ये क्या है आपका मिड अटलांटिक रिज है। ये कह रहा है कि नाम कुछ ज्यादा चौड़ा है, तो ये जो ज्यादा चौड़ा है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका डॉल्फिन राइज, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, टेलीग्राफिक राइज, टेलीग्राफिक उभार कह सकते हैं, या कटक कह सकते हैं, या वाल्बिस उभार कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर में जो आपका मिड अटलांटिक ओशन कटक है वो ज्यादा चौड़ा है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा है कि ये कटक है, ये इक्वेटर के उत्तर में इसको किस नाम से जानते हैं? चैलेंजर नाम से, और दक्षिण में डॉल्फिन नाम से। ये आपका टेलीग्राफिक पठार कहां पर है? ये जो आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास ज्यादा चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसको टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। और आइसलैंड और जो आपका क्या है कि वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उसके बीच में इसको किस नाम से जानते हैं? वाल्बिस कटक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसको जानते हैं विबिल टॉम्सन कटक के नाम से। किस नाम से? विबिल टॉम्सन कटक से। और ये दक्षिण में जब आएंगे, जो आपका डॉल्फिन और चैलेंजर के बाद जो दक्षिण में आएंगे अफ्रीका के पास, ठीक है, तो अफ्रीका के पास ये थोड़ा सा अफ्रीका के तरफ मुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं, ठीक है, वाल्बिस कटक। क्या कहते हैं? वाल्बिस कटक। तो ये कटक का नाम आप जानते रहिए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर आपका पूछा जा सकता है। हम चाहते तो इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तो आपके दिमाग में कटक से संबंधित जो अटलांटिक महासागर के हैं सारे कंसेप्ट, आपके जो घोड़े हैं जो आपने तैयार किए हैं वो मन के घोड़े दौड़ने चाहिए। यहाँ पर बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप एग्जाम में ऑटोमेटिक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि यह जो हम करा रहे हैं यही कर लीजिए, यही एग्जाम में आने वाला है। ये एक मॉडल है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप इसे होगा तो आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाई शेप्ड रिज इज फाउंड इन, यानी वाई आकार का जो कटक है वो कहां पाया जाता है? ऑप्शन है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिका ओशन। आपको बताना है कि ये कटक है जिसका शेप थोड़ा बहुत किससे मिलता जुलता है? वाई आकार से मिलता जुलता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस के आकार का कटक कहां मिलता है, तो आप क्या बताओगे? आप लोग कमेंट करके बताइए कि एस आकार का जो कटक है वो कहां मिलता है। ठीक है, तो वाई शेप का कटक कहां मिलता है? आपके इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में जो कटक को बनाया जाता है और आप देखेंगे तो उसका शेप कुछ कैसा लगता है? वाई आकार का लगता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? इंडियन ओशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डबल ट्रेंच आर फाउंड इन, एक ट्रेंच है जिसको हम डबल ट्रेंच के नाम से जानते हैं, तो डबल ट्रेंच कहां पाया जाता है? ऑप्शन है आपका अटलांटिक ओशन, अगर आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। आपको बताना है कि डबल ट्रेंच कहां पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका इंडियन ओशन। क्या है? इंडियन ओशन में जो सुंदर ट्रेंच है उसी के आसपास एक और ट्रेंच है, इसलिए उसको दो ट्रेंच, उसको क्या कहते हैं? उसको हम डबल ट्रेंच के नाम से पुकारते हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका? इंडियन ओशन। ठीक है, 26 कह रहा है कि बिबिल थॉम्सन या बिबिल टॉम्सन जो रिजेस है कटक, बिबिल टॉम्सन कटक कहां पाया जाता है या कहां सिचुएटेड है, लोकेटेड है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तर पैसिफिक का उत्तर प्रशांत महासागर ओशन, इंडियन ओशन या साउथ पैसिफिक ओशन। आपको बताना है कि बिबिल टॉम्सन कटक कहां पाया जाता है। ठीक है, तो बिबिल टॉम्सन कटक कहां? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अभी हमने देखा था कि बिबिल टॉम्सन कहां पर है? स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फाउंड इन, यानी जो 90 ईस्ट रिज है वो कहां पे पाया जाता है? ऑप्शन है आपका इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, एंडीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन। आपको बताना है कि 90 ईस्ट यानी 90 डिग्री पूर्वी है वो आपका कहां पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है?
इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में क्या पाया जाता है, 90 ईस्ट रेंज पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, इज द राइट आंसर। ठीक है, कि व्हाट इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशन, यानी जो आपका महासागर होते हैं, महासागर के तापमान है उसमें जो डेली रेंज है, रेंज का मतलब क्या हुआ कि एक बार सबसे मैक्सिमम तापमान और जो है मैक्सिमम और मिनिमम, जो है मैक्सिमम और मिनिमम का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी आपने 24 घंटे में महासागरों के सरफेस का तापमान देखा, जब सबसे ज्यादा था तब उसको आपने कैलकुलेट किया, और एक बार जब सबसे कम था तो आपने उसको कैलकुलेट किया और उन दोनों का डिफरेंस निकाला, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी महासागरों का अगर एक बात किया जाए, एवरेज बात किया जाए, तो औसत डेली रेंज टेम्परेचर का कितना होता है। ऑप्शन आपका है 5 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो आपको बताना है कि महासागरों का जो औसत डेली टेम्परेचर है, रेंज है, उसका विस्तार है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर है, वो कितना है। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो है यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है, EFGH कर दिया गया है, इसको आप लोग ABCD मानिएगा। तो बी क्या है आपका राइट आंसर, यानी आपका कितना है, 4 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द ओशन वाटर सर्कुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इज नोन एज। ठीक है, ये कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में 101% है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, है कि जो ओशन में सर्कुलेशन होता है, यानी गतियां होती हैं, वो किसके कारण, ये कह रहा है यदि जो आपके ओशन में गति हो रही, मूवमेंट हो रहा है, ये जो टेम्परेचर और सैलिनिटी में अंतर के कारण हो रहा है, यानी तापमान और आपके जो लवणता है उसमें अंतर के कारण क्या हो रहा है कि ओशन में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। क्योंकि आपको पता है तापमान और लवणता में अंतर के कारण डेंसिटी में अंतर आएगा, जिसके कारण क्या होता है, वाटर मूव होता है, जो है महासागरों में क्या है कि जो करंट्स होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यदि अगर जो मूवमेंट होता है वो लवणता और तापमान में अंतर के कारण होता है, तो उसको एक शब्द में हम क्या नाम देते हैं। अब पहला ऑप्शन है एपीलिमिनल सर्कुलेशन, दूसरा है थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन, तीसरा है थर्मोफेलाइन सर्कुलेशन, और चौथा है जियोस्ट्रॉपिक सर्कुलेशन। तो आपको बताना है कि यदि जो सागरों में, महासागरों में तापमान और लवणता के कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, किस नाम से जानेंगे। राइट आंसर क्या है, थर्मोफेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोफेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है कि तापमान और लवणता में अंतर के कारण जो मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं थर्मोफेलाइन सर्कुलेशन। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी इज द राइट आंसर। अगला है which factor is not responsible for horizontal distribution of sea, यानी ये कह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पर, क्षैतिजीय रूप में अगर महासागरों में किसकी डेंसिटी में वितरण की बात की जाए कि कहां पर डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर कम है, तो कौन सा फैक्टर है जो क्या है, डेंसिटी को प्रभावित नहीं करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन है टेम्परेचर, तापमान, बी है फ्रेश वाटर, ठीक है, सी है इवेपोरेशन, और डी है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, यानी वाटर की सैलिनिटी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, डेंसिटी। ऑप्शन है सी इज द राइट ऑप्शन, इवेपोरेशन डेंसिटी को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है, बाकी सभी क्या करते हैं, डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला है ओशन वेव्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम, यानी यहां पर आपको ये बताना है कि जो ओशन में वेव्स चलती हैं, जो तरंगे चलती हैं, वो वेव्स जो होती हैं अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करती हैं, ये आपको बताना है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो क्या करती हैं, जो तरंगे चलती हैं, ठीक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ जो है इक्वेटोरियल करंट हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, आपका लेब्राडोर हो गया। तो ये जो करंट चलती हैं, वेव चलती हैं, तरंगे चलती हैं, वो अपनी एनर्जी कहां से प्राप्त करती हैं। ऑप्शन है आपका सोलर सिस्टम, सोलर से, हॉट स्प्रिंग यानी धरातलीय गर्म जल से, रिवर वाटर रिवर के जल से, या ब्लोइंग विंड यानी जो चलने वाली, ब्लो होने वाली, चलने वाली क्या होती हैं, पवने होती हैं, उससे प्राप्त करती हैं। तो राइट आंसर क्या है, ब्लोइंग विंड, यानी जो पवने चलती हैं, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे मेसो स्केल, मैक्रो स्केल और माइक्रो स्केल। तो ये पवन विंड क्या करती हैं, ड्रैगिंग, घर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे, और वो क्या करती हैं, जब को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करा लेती है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम डेंसिटी टेम्परेचर, यानी जो ओशन का वाटर है, ठीक है, समुद्र का जल है,
उसका जो मैक्सिमम डेंसिटी होगी, जो मैक्सिमम घनत्व होगा, वो कितने, जो जल का घनत्व है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन है 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 25 डिग्री। तो आपको बताना है कि किस तापमान पे जो वाटर का क्या होगा, डेंसिटी की वो सबसे ज्यादा होगी। तो राइट आंसर क्या है, 4 डिग्री। 4 डिग्री पे क्या होता है कि ओशन के वाटर की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा लेक है या समुद्र है जिसकी जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है आपका, ठीक है, जो है पंचपद्रा लेक, ठीक है, शांभर लेक, वान लेक, डेड सी। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो आपकी सैलिनिटी है पूरी दुनिया में वो कहाँ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वान लेक। वान लेक जो है तुर्की में एक झील है जिसकी सैलिनिटी पूरे विश्व में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि which one of the following is correct arrangement of oceans in the ascending order of their। इसमें कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो ओशन के साइज की बात किया जाए, ओशन यानी महासागरों के आकार की बात किया जाए, ये क्या है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। यानी सबसे पहले छोटा बताना है, उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर लास्ट में छोटा। तो सबसे छोटा क्या है आपका, आर्कटिक महासागर। उसके बाद क्या है, इंडियन महासागर। ठीक है, इंडियन महासागर के बाद क्या है कि अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद क्या है, पैसिफिक। पैसिफिक क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो केवल बी ऑप्शन में सीक्वेंस फॉलो करता है, तो बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आइए हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, बताना है आइसोहेल। आइसोहेल क्या होता है, ठीक है। दूसरा है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होता है, और आइसोटैक, इसके बाद आइसोनेफ। ठीक है, इधर उसके विशेषता दी गई है। ठीक है, आइसोहेल क्या होता है, आइसोहेल का मतलब होता है समान धूप को मिलाने वाली रेखा। तो इसमें समान धूप को मिलाने वाली रेखा कहां पर है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। ठीक है, यानी समान जो है धूप वाली जो रेखा होती है, धूप वाला जो लाइन होता है, उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहेल। तो ए का क्या हो गया, 2। आइसोहेलाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आइसोहेलाइन क्या हो गया, लवणता को मिलाने वाली रेखा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल सैलिनिटी इन द, का क्या हो जाएगा, 3। आइसोटेक क्या होता है, समान वायु की गति को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो लाइन ज्वाइन द हैविंग इक्वल विंड स्पीड, यानी समान वायु की गति को मिलाने वाली रेखा। और आइसोनेफ का क्या मतलब हो गया, लाइनिंग ज्वाइन द प्लेसेस हैविंग सेम एवरेज परसेंटेज ऑफ क्लाउडीनेस, यानी समान बादल की जो बादल होते हैं, तो समान बादलों को मिलाने वाली क्या हो गई, लाइन होती है, उसको आइसोनेफ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं 2 3 4 1 किसमें है, 2 3 4 1, यानी सी इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following shown with the help of isobath, यानी आइसोबाथ से हम किसको दिखाते हैं। आइसोबाथ का मतलब हो गया समान गहराई वाली रेखा। ठीक है, ऑप्शन है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सैलिनिटी को दिखाते हैं, डेप्थ को दिखाते हैं, गहराई को, एल्टीट्यूड को दिखाते हैं, ऊंचाई को, एम्पलीट्यूड को दिखाते हैं, जो ऊंचाई और गहराई का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर अभी हमने बताया कि आइसोबाथ क्या होता है, डेप्थ ऑफ ओशन वाटर, यानी गहराई को दिखाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबाथ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, सरफेस सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर इज ड्रिवन बाय, यानी जो महासागरीय सतह पर सरफेस वाटर का क्या, सरफेस पे जो क्या होता है वाटर मूव करता है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन है आपका
रेजिस्टिंग फोर्सेस, ठीक है, जो रेजिस्टिंग बल होता है, जो बल जो है क्या है, रोकने वाला बल है, उसके कारण टाइडल फोर्सेस, ज्वारीय ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, या ब्लोइंग विंड है। तो आपको बताना है कि जो महासागरों का जो क्या होता है, मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, वो किसके द्वारा मूव कराया जाता है, तो किसके द्वारा कराया जाता है, आपके ब्लोइंग विंड, जो आपकी चलने वाली हवाएं होती हैं, वही क्या करती हैं, महासागरीय जल को मूव कराती है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बसाल्टिक ओशन क्रस्ट हैज एन एवरेज डेंसिटी ऑफ कैटेगरी ऑफ, यानी जो आपका बसाल्टिक ओशन होता है, ओशन का जो बसाल्टिक क्रस्ट होता है, जो ओशन का क्रस्ट है, उसकी एवरेज डेंसिटी क्या है, एक औसत घनत्व माना गया है, वो औसत घनत्व कितना है। ऑप्शन है आपका 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.75, 2.903। तो आपको ये बताना है कि इसमें से चारों में से कि जो आपका ओशन होता है, ओशियानिक क्रस्ट होता है, ओशियानिक क्रस्ट में क्या है कि उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो क्या है, राइट आंसर इज सी 2.90। 2.90 क्या है, एक एवरेज डेंसिटी है आपके किसकी, ओशन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को। ये कह रहा है रीजन है, और सॉरी असर्शन पहले देखते हैं। असर्शन आपका कह रहा है कि ओशन सैलिनिटी इज लो इन द इक्वेटोरियल रीजन, यानी जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं उसमें महासागरों की क्या होती है, सैलिनिटी होती है, लवणता होती है, वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, हैवी रेनफॉल, क्लाउडीनेस एंड ह्यूमिडिटी। क्यों कम होती है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल जोन होते हैं वो किसके, उसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, यहाँ हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, क्लाउडीनेस होता है, यहाँ पर बादल बहुत ज्यादा होते हैं, और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है, ये भी बात सही है, ये भी सही है, व्याख्या भी कह रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। पहला है कि मोस्ट ऑफ द फिशिंग ग्राउंड Where the continental shelf is wide, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि कौन से ऐसे जो है फिशिंग एरियाज होते हैं, ठीक है, मोस्ट नहीं, ये कह रहा है कि जो अधिकांश फिशिंग जोन होते हैं जहां पर मछलियां पकड़ी जाती है, वो कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर महाद्वीपीय मग्नतट होते हैं, वो बहुत ही चौड़े होते हैं, उस एरिया में मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। आप बात कर लीजिए जॉर्ज बैंक की, आप बात कर लीजिए डॉगर बैंक की, उन्हीं एरिया में मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं जहां पर क्या है, महाद्वीपीय मग्नतट बहुत ही चौड़े होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है फिशिंग एक्टिविटी इज वेल डेवलप्ड इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर, यानी वार्म ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर जो फिशिंग एक्टिविटी है, मछली पकड़ने का जो कार्य है, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है। ये क्या है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि वेल डेवलप्ड जो है वार्म टेम्परेट जो है ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, बल्कि किस रीजन में है, टेम्परेट रीजन में। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, पहला सही है। तीसरा कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स ब्रिंग्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश, ये कह रहा है कि जहां पर कोल्ड करंट्स और वार्म करंट आपस में मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधाराएं, वहां पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आप बात करें लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम की, तो जहां पर वो मिलती है वहां पर घना कोहरा होता है, और वहां पर बहुत सारे जो है आपके क्या है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए क्या है, आपकी मछलियां आती हैं, और इसलिए वहां पर मछली बहुत ज्यादा पकड़ी जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा क्या है कि इनलैंड फिशरीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन अदर टाइप्स इन इंडिया, भारत में जो अंतर जो है क्या हो रहा है, इनलैंड फिशिंग होती है, यानी अंतर महाद्वीपीय जो आपका अंतरदेशीय मछली पकड़ने का कार्य है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है।
किसकी तुलना में, बाहरी मछली पकड़ने की तुलना में। यानी भारत में बाउंड्री के अंदर ही ज्यादा मछली पकड़ी जाती है, बाउंड्री के बाहर ओशन में मछली कम पकड़ी जाती है, ये ऐसा कह रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि बाहर मछली ज्यादा पकड़ी जाती है, अंदर कम है। तो चौथा भी रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट कौन सा सही है, 1 and 3 इज राइट। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज रिलेटिवली लेस एंड, ठीक है, दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है कि जो आपका टेम्परेचर है इसका सरफेस का, यानी महासागरों के सरफेस का, सतह का जो तापमान है दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके महासागर हैं उसकी तुलना में क्या है कि जो आपका, ठीक है, वाटर इज रिलेटिवली लेस देन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में आपके महासागरों का सतह तापमान है वो कम है किसकी तुलना में, उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरों के सरफेस का क्या है, तापमान की तुलना में। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरों के सरफेस का तापमान है वो ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागर हैं उसका जो सरफेस का तापमान है वो क्या है, कम है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध जो महासागर है वो लगभग स्थलीय भागों से घिरे हैं, स्थलीय भाग ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, तापमान महासागरों का ज्यादा है। और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, सरफेस टेम्परेचर क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ स्थलीय भाग कम है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है आइस कैप ऑफ द अंटार्कटिका एक्सरसाइज देयर कूलिंग इफेक्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि दक्षिण में क्या पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप है जहां पर बहुत सारे यानी हमेशा बर्फ से आच्छादित है, इसी प्रभाव के कारण जो दक्षिणी है। तो क्या ये सही है, ये बात बिल्कुल गलत है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कोई क्या पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर के महासागरों के तापमान पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन सही है, वो भी क्या है, असर्शन सही है। इसलिए हमको ये मान लेते हैं कि ए इसका क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप लोग इसको ए ऑप्शन राइट मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए इसमें हम मिलान कर लेते हैं। एक तरफ दिया है CLA और दूसरी तरफ दिया है उसकी सैलिनिटी। तो जो आपका सबसे ज्यादा सैलिनिटी है वो किसकी है, वान लेक की। ठीक है, किसकी है, वान लेक की। वान लेक की सैलिनिटी कितनी है, 330 पर 1000 ग्राम वाटर में। ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे अधिक जो है सैलिनिटी किसकी है, डेड सी की। तो डेड सी की कितनी है, 250। जो आपका लेक उठा है यूएसए में, इसकी सैलिनिटी 220 है, और जो आपका अटलांटिक ओशन है इसकी एवरेज सैलिनिटी कितनी है, 36 है। तो राइट आंसर क्या है, 3214। 3214 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3214 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसको हम लोग मिलान करते हैं। ये कह रहा है एक तरफ आपका दिया हुआ है ओशन और दूसरी तरफ दिया हुआ है रिजिड यानी कटर। तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन में कौन सा कटक पाया जाता है, हवाई कटक। आप लोग हवाई कटक जानते हैं, हवाई द्वीप है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में कौन सा कटक पाया जाता है, डॉल्फिन रिज पाया जाता है। ठीक है, और इंडियन ओशन में कौन सा कटक पाया जाता है, सोकोत्रा कटक पाया जाता है, सोकोत्रा चगोस कटक पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2 3 1। 2 3 1 इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, 2 3 1 यानी बी इज द राइट आंसर, 2 3 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, बैकवाश ऑफ अ वेव। ठीक है, यानी जो वेव्स के कारण बैकवाश होता है उसको हम किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन है ट्रांसलेशन ऑफ वेव, इरेगुलर मोशन ऑफ वेव, रिटर्न वेव टू सी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि बैकवाश को किसके नाम से हम जानते हैं। तो बैकवाश क्या होता है, रिटर्न ऑफ वेव टू सी। ठीक है, यानी जब सी के बाद जो सी से वेव उठती हैं वो तट से टकराती हैं, तट के टकराने के बाद वापस आती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बैकवाश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैकवाश बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है साउलिंग। साउलिंग क्या होता है? एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? महासागरों में। तो साउलिंग अकर्स व्हेन द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम, ये कह रहा है जो साउलिंग इफेक्ट होता है वो कब होता है? जब वेव ट्रेवल्स करती हैं। कहां पर ट्रेवल्स करती हैं? तो साउलिंग इफेक्ट हमको दिखाई देता है। ऑप्शन है हाई टू लो लेटीट्यूड, वेव्स हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की तरफ आती हैं, लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की यानी कम अक्षांश से 0 डिग्री से हाई लेटीट्यूड 90 डिग्री की तरफ जाती हैं, या डीप टू शैलो वाटर यानी गहराई वाले समुद्री भाग से कम गहराई वाले समुद्री भाग में आती है तो साउलिंग इफेक्ट होता है, या शैलो टू डीप। तो अब बताना है होता है वो कब होता है। तो राइट आंसर क्या है? डीप टू शैलो वाटर। जब तरंगे जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, गहरे समुद्री भागों से उथले समुद्री भागों में जाती हैं तो एक प्रभाव उत्पन्न होता है शैलो जो है आपके वेव्स में, तो उसी को क्या बोलते हैं समुद्र में? उसी को बोलते हैं साउलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेव्स एट द ओशन सरफेस, यानी जो ओशन सरफेस होती है, ओशन की सतह होती है, जो उस पे वेव्स ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो वो किस रूप में ट्रेवल करती हैं? क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्घ्य रूप में ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ रूप में ट्रेवल करती हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिट में ट्रेवल करती हैं, या ग्रेविटी वेव्स यानी या उनको हम ग्रेविटी वेव्स गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि जो सतह पे तरंगे चलती हैं कुछ इस रूप में चलती हैं, यानी इसमें जो कणों में मोशन होता है वो आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, उसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर कणों का मोशन 90 डिग्री पे होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? 46 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है द बे फंडी एक्सपीरियंस वेरी हाई टाइड बिकॉज इज, यानी जो फंडी की खाड़ी है, कनाडा में एक फंडी की खाड़ी है, उस फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, मोर देन 80 मीटर, 18 मीटर से भी ऊंचा ज्वार आता है। तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है इनक्लोज्ड बाय लैंड एंड, कह रहा है कि वो जो आपकी खाड़ी है वो लैंड से घिरी हुई है और बहुत गहरी है। लैंड ब्रिज, वहां पर बहुत तेजी के साथ सी की वेव्स आती हैं और जो लैंड ब्रिज चलती हैं, ठीक है, जो आपकी महासागरीय जो है लैंड ब्रिज यानी स्थलीय पौने चलती है, उसके कारण होता है। इनक्लोज्ड बाय लैंड दैट इज शैलो, यानी वो महाद्वीपों से घिरी हुई है खाड़ी और उथली हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में है, पछुआ पवन के इन्फ्लुएंस में है, जिसके कारण वहां पर ऊंचा ज्वार आता है। तो आपको बताना है कि बे ऑफ फंडी है, फंडी की जो खाड़ी है उसमें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार क्यों आता है? तो राइट आंसर है इनक्लोज्ड बाय लैंड दैट इज शैलो, यानी वो स्थलीय भागों से घिरी है, काफी नैरो है, और जब नैरो भाग से आप जल गुजारेंगे तो उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और उसमें जो लहरें बनती है वो कुछ लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें बनने लगती हैं, क्योंकि वो क्या है? शैलो भी है। अगर बहुत गहरा होता तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता, इसी कारण यहाँ पर लहरें क्या बनती हैं? ऊंची ऊंची। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि which one of the following marine feature is not supporting for speedy growth of coral reefs? इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा मरीन यानी महासागरीय प्रभाव फीचर है, लक्षण है, जो किसको प्रमोट नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है बढ़ने में, ग्रोथ करने में, कोरल रीफ्स को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन है क्लोज टू आइलैंड, यानी कोई भी एरिया जो बहुत ही आइलैंड से तट जो सटा हुआ भाग है, क्लोज है, वो नहीं बढ़ाने देता है कोरल्स को। नियर टू स्मॉलर चैनल, बहुत ही क्या है कि स्मॉल चैनल है। अराउंड आ लेगून, लेगून के चारों तरफ गुयार्ड्स एंड सी माउंट। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है जो क्या करता है कि आपका जो ग्रोथ होता है कोरल रीफ्स को वो क्या करता है? बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? नियर टू स्मॉल चैनल, बहुत छोटा चैनल होगा तो वहां पर क्या है कि आपका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। किसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है? आपके कोरल रीफ्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज द प्रोपोनेंट द टर्बिडिक करंट थ्योरी ऑन ऑफ सबमरीन कैनियन। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे विद्वान थे, स्कॉलर थे, जिन्होंने टर्बिडिक करंट थ्योरी दिया था? ठीक है, पंकिल आबिलता का सिद्धांत। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में समझिए। टर्बिडिक करंट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके फॉर्मेशन में जो कॉन्टिनेंटल
गहरे कैनियन पाए जाते हैं, उस कैनियन का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी थ्योरी दी थी जिनका नाम क्या था, डेली रिटर। ये दो विद्वानों ने मिलकर दिया था थ्योरी, जिसको बोलते हैं टर्बिटी करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेली एंड रिटर। रिटर नहीं दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेली सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, सैलाइन, ग्रेगरी और लास्ट में हैरी है। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। 50 कह रहा है कि द सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू वाज प्रोपाउंड बाय, ये कह रहा है कि जो सब्सिडेंस थ्योरी थी, कोरल की उत्पत्ति से संबंधित अवतरण सिद्धांत था, उसको किस विद्वान ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है डेविस, डार्विन, डेली और डार्विन। संबंधित जो अवतरण सिद्धांत है, सब्सिडेंस थ्योरी है, वो किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर क्या है, डार्विन। डार्विन ने क्या किया था, सब्सिडेंस थ्योरी प्रतिपादित की थी, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन साफ कीजिए, आप लोग इसके चक्कर में बहुत मत पड़िए कि क्वेश्चन बहुत टफ, अगर हम बहुत टफ बना दें तब भी आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि आपके कंसेप्ट क्या क्या हो रहा है, लगातार रिवीजन हो रहा है, और इसी रिवीजन, यही आपका रिवीजन जो है आपका एग्जाम में फायदेमंद होगा। कोई दावा नहीं कर सकता कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग को अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी क्या होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।